आप लोगों ने अपवर्त और अपवर्तक समझ लिया होगा। और अगर थोड़ा हम अपवर्तक के विषय में कह दें, अगर कह दें कि 3 के अपवर्त लिखो, 3 के अपवर्त लिखना है तो सीधा सीधा 3 का पढ़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ऐसे चलता रहेगा। 4 का कह दें तो 4 का पढ़ा, 4, 8, 12, 16 ऐसे चला जाएगा। अगर 5 का अपवर्त कह दें, 5 के 5, 10, 15, 20 ऐसे चला जाएगा। कुल मिला के अपवर्त का मतलब है पढ़ा, ये समझ लीजिए। और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होगा, वो हमने आपको बता दिया। जैसे 4 का है तो 4 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का और 4 का, ऐसे ही आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हमें बताना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसमें आ लगा दो, ठीक है। अब यहाँ प्राइम हो जाएगा, प्राइम। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि गुणनखंड का मतलब हो गया तोड़ना, किसी संख्या को ऐसे तोड़ो कि फिर उसके टुकड़े ना हो। जैसे 12 है, एक ऐसे खींचा, अब 2 का डिवाइड ऐसे ऐसे भाग कर लो, कितना आता है? तो इधर लिखेंगे 6, ये 6 आता है। फिर देख लो, 3 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि शेष बच गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब 3 का भाग देंगे, तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अर्थात ये हुआ 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 होगा आपस में। अब इसलिए मत दिमाग लगा लेना कि ये लासा है, ये गुणनखंड है, लासा नहीं है। एलसीएम अलग चीज होती है, एलसीएम लासा, लासा हिंदी में, एलसीएम इंग्लिश में, वो अलग होता है। इसे गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 2 और 3 आभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके 2 से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं होंगे। ये हुआ, तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। और जैसे 18 कर लो, 18 के अगर गुणनखंड करने, यहाँ 9 आएगा, फिर 3, फिर 3, ऐसे 18 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2, अब जैसे 21 का गुणनखंड कर लो, तो ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, यानी 7 3 गुणा 7 कर लो, ये 21 के हो गए। फिलहाल समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। अब बात हो जाए सम संख्याएं और विषम संख्या के विषय में। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। या
जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक अंक हो, इनमें से कोई एक अंक हो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी सम संख्या होगी। इनमें से कोई एक हो, जैसे 12 जो दिया है इकाई का अंक, इसको हटा दो नहीं, 16, 14, 20, 38 ETC। देखो इनमें सब में इकाई का अंक या तो 0 आ रहा, 4, 6, 8, तो ये संख्याएं सम संख्या। विषम क्या होंगी? विषम संख्याएं 8 नंबर्स कर लो ताकि संख्याएं बन जाए, जिसमें 2 का भाग में जाए। जिस संख्या में 2 का भाग न जाए। अब भाग ना जाने का मतलब, अब इसको जैसे देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता है। अब देखो 1 में तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, 3 में 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2, ये देखो शेष बच गया। जिसमें शेष बच जाए वो पूरा पूरा नहीं कटता, यही माना जाता, यही होता भी है। अब जैसे 5 में ये देखो शेष पर बचा, ये संख्या हो गई विषम संख्या। इसे समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये बातों का प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। अब देखिए सह-आवा संख्या किन्हें कैसे, कोई भी 2 संख्याएं लो जो एक दूसरे को पूरा पूरा ना काटे, वो सह-आवा संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी 2 संख्याएं ले लो, ऐसी 2 संख्याएं, यहाँ 2 लिख लो, नहीं तो दूसरा मतलब निकाल लोगे। 2 संख्याएं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ना विभाजित करें, ना विभाजित करें। कोई भी 2 संख्या ले लो, चलो 9 और 16 ले लीजिए। अब 9 का भाग 16 में दो, देखो शेष में बच गया। अब 16 9 को तो काटेगा ही नहीं, पूरा पूरा ऐसा भाग कहाँ जाएगा, तो समझ लगा क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों सह-आवा संख्याएं हैं, याद रहेगा। ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ना काटें, सह-आवा संख्याएं कहलाती हैं। इतना याद रखिएगा। चलो इसको भी देख लो, ये लिखा है गुणनखंड वृक्ष, यानी फैक्टर ट्री कैसे किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे। जैसे ये 12 ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख लें क्योंकि छोटा सा क्या होगा। जिसे 12 का हमें गुणनखंड करना है। अब मान लो कि 2 का अगर इसमें 12 भाग देंगे, चलो 2 का भाग 12 में दिया तो 6 इधर आ जाएगा, यानी 2 छंग 12 6। अब 2 तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा। इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर 2 यहाँ देते तो यहाँ 3 मिलेगा। बस यही इसके गुणनखंड फैक्टर हो जाएगा। यानी देखो 2 3 2 ऐसे सीरियल से भाई लिख लो,
12 ही होगा, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या इसमें 3 का भाग दे दो, 3 4 आ गया। अब 4 को जब तोड़ेंगे तो यानी 2 का भाग नहीं देते, ये भी देखो वाली बात है, ये भी 12 है। तो ये गुणनखंड फैक्टर कह देते हैं, इसे गुणनखंड वृक्ष कह देते हैं, फैक्टर थ्योरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जितना बताया है आप उसका रिवीजन करते रहिएगा। अब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अब हम इसका अभ्यास कराते हैं, इसी अपवर्तक का, या तो थोड़ा और पढ़ा दें, इसके बाद बात हो जाए। हमें लगता है थोड़ा और पढ़ा दिया जाए, लासा मासा, इसके बाद भिन्न, और इसके बाद फिर इबारती क्वेश्चन कराए जाएं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, क्योंकि आपने जो सीखा है उसका उपयोग ढंग से किया जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।